हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली स्टूडेंट्स बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 क्लास 9th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 जो विज्ञान सब्जेक्ट आपका, ठीक है, उसका आज जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करेंगे। तो इस वीडियो को देख के जो है आप लोग ये यहाँ पे देख सकते हो कि आपके कौन से प्रश्न सही हुए हैं, कौन से आपने गलत किए हैं, ठीक है, कितने मार्क्स जो है आपको आएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग जो है यहाँ पे अपने उत्तर जो है वो मिलान कर लेना, ठीक है, कौन से प्रश्न का राइट आंसर था, कौन से में आपने रॉन्ग किया है। तो देखिएगा, पूर्णांक आप सभी को पता है ये 70 अंक का पेपर था आपका, और पेपर आप लोगों के पास है ही, तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ा इंक्रीज़ कर लीजिएगा ताकि आपको एकदम क्लियर दिखाई दे। देखो, मिलान करते रहना। प्रश्न पहला था कि बर्फ़ का गलनांक होगा, तो बर्फ़ का गलनांक जो है ना स्टूडेंट्स, वो यहाँ पे आपका 273.15 केल्विन होता है, 273.15 केल्विन, ठीक है। तो आपको जो है ना इसमें राइट आंसर सी वाला ऑप्शन करना था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने यही आंसर किया होगा कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस विल बी यहाँ पे सी वाला ऑप्शन। और बल के लिए सही कथन है, तो बल जो है ना, बल जो होता है वो द्रव्यमान और त्वरण जो है ना इसका मल्टीपल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मास इनटू ए एक्सेलरेशन यानी त्वरण, ठीक है। तो एफ वाला जो है ना वो आपका यहाँ पे, सॉरी, सी वाला ऑप्शन जो है ना वो यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका कि एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले भी सी करेंगे। देखो, अधातु तत्व की पहचान करो, तो इसमें अधातु तत्व जो है ना वो यहाँ पे पहचान करनी है। तो देखो, सोडियम एक धातु है, कैल्शियम एक धातु है, मैग्नीशियम एक धातु है, लेकिन हाइड्रोजन जो है ना वो एक अधातु है, धातु नहीं है, वो एक गैस होती है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन जो है वो एक अधातु है। और स्टूडेंट्स आपसे एक रिक्वेस्ट है यार, चैनल पे पहली बार आए, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड हों आपके अदर सब्जेक्ट्स के तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। देखो, प्रश्न 4 था कि निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पे जो आपको राइट आंसर आपको दिख रहा होगा, देखो, टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करने वाला अपने को बताना था, ठीक है। तो टिंडल प्रभाव यानी जो कोलाइडी विलयन को प्रदर्शित करने वाले, यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दिए गए, नमक का घोल, दूध, ठीक है, और कॉपर सल्फेट का विलयन, स्टार्च विलयन। तो इसमें जो है ना स्टूडेंट्स देखो, बी वाला ऑप्शन भी राइट है, ठीक है, और डी वाला भी। तो इसमें जो है ना आपको एक बार इसमें जो है आपको बी वाला ऑप्शन आप लोग राइट कर ले जाना एक सेकंड, ठीक है। और इसका जो है मैं कमेंट बॉक्स में भी आपको बता दूंगा, ठीक है। स्टार्च विलयन जो है ना वो भी एक तरीके से टिंडल प्रभाव को करता है। बाकी देखो, 5वां था कि पोटेशियम तत्व का प्रतीक है, तो पोटेशियम जो तत्व है ना उसका प्रतीक क्या होता है, तो उसका प्रतीक जो होता है वो यहाँ पे के होता है। सी वाला जो ऑप्शन है ना ये आपको इसमें राइट करना था। फिर अपन नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 था अपना कि निम्नलिखित में से द्विपरमाणु कणु है, निम्नलिखित में से द्विपरमाणु कणु, ठीक है, यानी 2 परमाणु से मिलकर जो अणु बनता है वो से क्या कहते हैं, द्विपरमाणु कणु, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना वो इसका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, नाइट्रोजन। क्योंकि नाइट्रोजन जो स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन अणु 2 परमाणु से मिलकर बना होता है, जबकि जो आपको कॉपर, ठीक है, आयरन और एल्यूमिनियम जो धातुएं हैं ये आयन आवेशित कण है, ठीक है, इन पे आयन आवेशित होते हैं, जबकि ये जो है ना 2 अणुओं से मिलकर बना होता है, परमाणु से, ठीक है। प्रश्न 7वां था आपका कि Cl- आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी थी आपको, ठीक है। तो क्लोरीन जो परमाणु, देखो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है भैया, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है इसका, 2 8 7 होता है, कितना होता है, 2 8 7 होता है। तो Cl- का अपने को बताना था, ठीक है। तो देखो Cl- लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखना, Cl-, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्थायी बन जाएगा। अगर इसको अपन एक इलेक्ट्रॉन दे दें तो ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होना चाहिए, 2 8 8 हो जाएगा। फिर अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसकी बाह्यतम संयोजकता में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए। तो इसका राइट आंसर भी क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो होती है जो जिसके बाह्यतम को उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो, परमाणु क्रमांक 17 था, इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 7, ठीक है, लेकिन ये माइनस ऊपर लगा हुआ है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको अपन दें तो ये पूरा बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 में 1 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके 8 हो गए, ठीक है। प्रश्न 8वां था आपका कि कैंसर के उपचार में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग होता है। तो कैंसर के उपचार में जो ना स्टूडेंट्स कोबाल्ट 16 का उपयोग होता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आप लोग राइट कर लेना, ठीक है। और जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो उसे तो अपन भैया कोशिका कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं भैया, कोशिका। तो आपने सी वाला ऑप्शन किया होगा राइट। और बाकी प्रोटीन का संश्लेषण स्थल होता है, तो प्रोटीन का जो संश्लेषण स्थल होता है ना स्टूडेंट्स वो यहाँ पे होता है आपका राइबोसोम, ठीक है। क्या होता है, राइबोसोम होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण का स्थल, इसमें तो राइबोसोम तो ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम और गोल्जी उपकरण। तो यहाँ पे जो है ना ये जो आपका है ना लाइसोसोम, इसको तो प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं एक तरीके से, सॉरी राइबोसोम को कहते हैं। बाकी इसमें जो ना आपने राइट आंसर क्या किया था कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। बाकी देखो प्रश्न क्रमांक 11वां था आपका, रिक्त स्थान वाला था, ठीक है, कि पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः पदार्थ की बनी होती है। तो पादप कोशिका जो भित्ति है ना वो छोटे छोटे पादप की जो पत्तियां होती हैं उनमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे स्टोमटा कहते हैं, ठीक है। और बाकी जो यहाँ पे देखो अगला था कि पादप की पत्तियों में स्थित छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं, तो उन्हें अपन स्टोमटा कहते हैं, ठीक है, वो लिख लेना इसमें। और पादप कोशिका की भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है, वो उसका अलग आंसर है, और इसका आ जाएगा स्टोमटा, ठीक है। और वाहनों में ईंधन के रूप में, वाहनों में ईंधन के रूप में किसका उपयोग होता है, सीएनजी का, ठीक है स्टूडेंट्स, किसका होता है, सीएनजी का उपयोग होता है। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न था आपका, देखो क्या था कि न्यूरॉन के लंबे प्रवर्ध को कहा जाता है। तो न्यूरॉन के लंबे प्रवर्ध को एक्सोन कहा जाता है, ठीक है, AXON, ठीक है, एक्सोन होता है वो। और 15 था कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन यानी त्वरण कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन। किसी वस्तु का भार उसके समानुपाती होता है, तो किसके समानुपाती होता है वो यहाँ पे बताना था। और जल में, ठीक है, जल में H2 और O2 के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव क्या होता है, 1:8 होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें लिखना 1:8 होता है, ठीक है। और फिर अगला था कि पदार्थ के कण एक दूसरे को, तो पदार्थ के कण जो है ना वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और यहाँ पे पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के नाम आपको बताने हैं। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है स्टूडेंट्स, पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी, ठोस, ठीक है, ठोस, द्रव, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, द्रव और गैस, ठीक है, मुख्यतः 3 होती हैं। लेकिन एक और होती है प्लाज्मा, ठीक है, जो बोस आइंस्टीन जो थे ना कंडेंसेंट, उसमें मानी जाती है वो, ठीक है, मतलब 4 हो गई वैसे तो, लेकिन मुख्यतः आपकी जो है ना 3 ही मानी जाती है कि ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। एक प्लाज्मा भी होती है। बाकी नेक्स्ट है कि द्रव धातु तत्व का नाम लिखिए, ठीक है। तो 20वें में आपने कौन सी धातु का नाम लिखा है, द्रव धातु, वो होती है आपकी पारा स्टूडेंट्स, ठीक है। क्या होती है, पारा जो है ना आपकी, वो एक तरीके से कौन सी धातु स्टूडेंट्स, द्रव धातु है भैया। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न था यहाँ पे, आयन को परिभाषित करो, ठीक है। तो आयन को परिभाषित आपको करना था कि आयन होता क्या है। तो आयन जो होता है ना वो एक परमाणु या परमाणुओं का समूह है होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है, एक परमाणु या परमाणु का समूह है। परमाणु के 3 अवपरमाणु कणों के नाम लिखिए, ठीक है, कि परमाणु के 3 अवपरमाणु के कणों के नाम लिखने, तो वो आपके हो जाएंगे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो आपको लिख देना है इसमें। एक कोशिका जीवों के 2 उदाहरण लिखने थे, ठीक है, वेग का मात्रक यहाँ पे बताना था, क्वथनांक को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका पेपर था, पेपर आपके पास सही। और मैं अब क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, वीडियो में अगर आंसर देखें काफ़ी लेंथी हो जाएगी, मैं आपको इसकी PDF, अगर आप लोग कमेंट करोगे भैया आपको 45 क्वेश्चनों तक कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए, तो पेरेंट वो आप लोगों को मैं जो है टेलीग्राम जो है ना अपना, या फिर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करा है तो एप्लीकेशन पे भी और टेलीग्राम दोनों पे ही जो मैं इसकी PDF विथ कंप्लीट सॉल्यूशन ओनली यहाँ पे 45 प्रश्नों तक का कंप्लीट सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो बाकी जो है आप लोग खुद से भी जो है इनके आंसर तैयार कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अगर वीडियो में आपको समझाना है हर एक प्रश्न का आंसर तो भी आप कमेंट में बता देना, आपको वीडियो में भी समझा दिया जाएगा। एक नेक्स्ट वीडियो तैयार कर दी जाएगी जो काफ़ी लेंथी तो होगी लेकिन तैयार कर दी जाएगी 45 क्वेश्चन तक सॉल्यूशन। बाकी अपन मिलते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बाकी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और मिलते हैं अपन जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में होश जोश के साथ। तब तक सभी पैर स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर फ्रेंड।